नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका मेजर टेस्ट 2 देख रहे थे और आज हम जो साइकोलॉजी के 26 क्वेश्चन इसमें आए हैं वो देखेंगे। और ये मेजर टेस्ट है तो पिछले जो माइनर टेस्ट है उनका सिलेबस है इसमें। तो लगभग चीजों की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं जो एकदम डिटेल से चर्चा करनी थी वो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापकता वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों व नियमों के अनुरूप आंकता है। तो नैतिकता को जो है नैतिकता का ये कौन सा स्तर है, ठीक है। बात क्या हो रही है कि कोहलबर्ग के अनुसार जो है आप क्या करता है, व्यक्ति वर्तमान में प्रचलित जो सामाजिक मानक और नियम है उनके अनुरूप जो है इनको आंकता है। बहुत बार अपन चर्चा कर चुके हैं। इनमें जो अपने 3 स्तर बताए गए। सबसे पहला स्तर है पूर्व रूढ़िगत स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं। ये 4 से 10 वर्ष के जो है बालक के होता है और इसमें 2 प्रकार के जो है क्या होती है अवस्थाएं होती है, जो है दंड व आज्ञाकारिता। सबसे पहले आती है दंड व आज्ञाकारिता, मतलब बच्चा जो भी काम करता है वो दंड से बचने के लिए करता है, मतलब सजा से बचने के लिए कि आज मार पड़ेगी मैं होमवर्क कर लेता हूं। दूसरी इसमें जो अवस्था है उसका नाम है आपका यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता। यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता ये पहले हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और संस्कृत डिपार्टमेंट की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है अलग से मेरी क्लासेज की, उनको भी जरूर देख लेना। पिछली बार बहुत क्वेश्चन आए थे वहां से। और जीवा स्टडी का जो अपना ऐप है परफेक्ट मॉक, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है अपनी जो है करंट अफेयर्स वगैरह की सबकी, ठीक है। दूसरा जो स्तर होता है रूढ़िगत स्तर, जो आपका होता है 10 से 13 वर्ष के बालक में। इसमें 2 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, उत्तम लड़का लड़की अवस्था, उत्तम लड़का लड़की अवस्था। इसमें क्या होता है कि कोई भी लड़का या लड़की होता है तो वो क्या करता है कि अपने को जो है ऐसे समझता है कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है, सब मेरे को ही देख रहे हैं, ऐसा जो मतलब जो व्यवहार होता है वो इसके अंतर्गत आता है। और इसमें दूसरा जो स्तर है आपका वो है आपका सामाजिक कर्म संपोषित। सामाजिक कर्म संपोषित, कर्म संपोषित। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो ये होता है कि वर्तमान में जो आपका प्रचलित जो सामाजिक मानक या नियम है उनके अनुरूप अपने आप को आंकता है कि समाज में क्या चल रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि अपने को यही पूछा था। फिर तीसरा जो स्तर होता है वो पश्च रूढ़िगत स्तर होता है, जो 13+ वर्ष के बालक है उनके लिए होता है। इसमें भी 2 होते हैं। इसमें जो पहला है आपका कि सामाजिक अनुक्रम उन्मुक्तता। इसमें क्या होता है, इसमें जो बालक होता है वो क्या करता है, नियमों का आलोचनात्मक ढंग से वर्णन करता है। यहां लिख देता हूं, क्या करता है, नियमों का आलोचनात्मक ढंग से अनुसरण या आलोचनात्मक अनुसरण भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। मतलब नियमों को मानता है लेकिन जो है उनका विरोध भी करता है कहीं कहीं। फिर जो इसमें आता है आपका वो आता है जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें जो नियमों से ऊपर उठ जाता है आदमी। एक तो इसमें क्या होता है, परोपकारिता की भावना आ जाती है, परोपकारिता बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है, अपने आप को आदर्श स्थापित करने वो लग जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर, क्वेश्चन नंबर 43। और एक बात और मैं बता दूं, स्कूल के साथ थोड़ा सा मैनेज करने में कठिनाई हो रही है, इस कारण जो है क्लासें थोड़ी जो है टाइम जो है फिक्स नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, मैं आपके लिए जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि सेवा और उद्योग, उसके लिए क्लास की प्लानिंग कर रहा हूं। एमसीक्यू बेस्ड क्लास जो आपके सिर्फ काम आने वाली है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आने के चांस रहे, क्योंकि सारा डिटेल से पढ़ेंगे इससे अच्छा एक एमसीक्यू वाली क्लास आनी चाहिए। तो हो सकता है मैं संडे को आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूं। फिर है बंडूरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है तो मैं कम से कम 5 बार ये चीजें करवा चुका, कई बार ये एग्जाम में भी आई हुई है। तो इनको हमेशा इंग्लिश वाले वर्जन में आपको याद रखना है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। देखो कहां पर है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये रहा। बस ये आपको दिमाग में रखना है। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये इनका क्रम है। अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में यह थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत बार अपन चर्चा पहले कर चुके हैं। फिर है समायोजन प्रक्रिया में। देखो साइकोलॉजी सबसे इजी आती है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपको 2 क्वेश्चन हार्ड आते हैं उनको सोच कर ये बोलो कि बहुत आजकल तो लेवल ये आने लगे, ऐसे पेपर नहीं आते, तो मैं वापस बता दूं कि साइकोलॉजी आप किसी भी पेपर की उठा लो एकदम इजी ही मिलेगी आपको, ठीक है।
समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजन प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज के परिवर्तन मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, वह क्या कहलाता है? मतलब समाज में जो है अपना जो मतलब आदर्श और मूल्य है उनको जो है समाज के अनुसार बदल लेता है, मतलब टाइम के साथ बदल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो मनुष्य कहलाता है समायोजक। क्या कहलाता है? समायोजक। मतलब उनके अनुकूल हो गया, वो समायोजन कर लिया, उनसे एडजस्टमेंट कर लिया उसने। ठीक है, समय के साथ बदलना भी चाहिए, ये भी थोड़ा सही है, लेकिन पूरा भी नहीं बदलना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था में जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं? बात किशोरावस्था की हो रही है। ठीक है, परिकल्पनात्मक जो है निगमनात्मक तार्किकता, बिल्कुल ये तार्किकता आपकी किशोरावस्था में आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। काल्पनिक दर्शक, ये भी आ जाती है, मतलब जब भीड़ में ये सोचता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, ये भी जो है आपका काल्पनिक दर्शक या काल्पनिक श्रोता जो होता है, दोनों अवस्था किशोरावस्था की है। व्यक्तिगत कथा, मतलब काल्पनिक टाइप की दुनिया में खुद को हीरो समझ के, नायक समझ के कि यार स्कूल में आतंकवादी आ जाए तो मैं क्या कर दूं, ऐसा वैसा जो व्यक्तिगत कथा है वो ये निर्माण करने लग जाता है। लेकिन वस्तु स्थायित्व जो है ये आपका शेषवावस्था की विशेषता है। किसकी? शेषवावस्था की। तो ये जो है इसमें नहीं है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ए बी सी, कौन सा? ए बी सी उत्तर हो जाएगा, डी नहीं होगा। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि बालक को जो है कोई वस्तु, जैसे आपने कोई दिखा दिया, मान लो कोई खिलौना गाड़ी दिखा दी, खिलौना का जो कार है वो दिखा दी, अब उसको जो छुपा दिया आपने, फिर भी जो है उसके दिमाग में उसकी इमेज रहती है कि गाड़ी ऐसी है, वो है, ये है, वो है, तो वो होता है वस्तु स्थायित्व। ठीक है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कथन में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, अभी अपन चर्चा कर लेते हैं। लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है, तो बिल्कुल गलत बात है। लड़कों में किशोरावस्था जो है, लड़कियों में जो किशोरावस्था वो 1-2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है, लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती है। इसलिए तो शादी की उम्र में 18 और 21 होता है, लड़कियों की 18 और लड़कों की 21, मतलब उनमें परिपक्वता पहले आ जाती है। ठीक है, हालांकि टीनेज तो उसी को कहेंगे, सेम एज को, लेकिन लड़कियों में परिपक्वता पहले आने लग जाती है, लड़कों में नहीं, तो ये तो गलत हो गया। फिर किशोरावस्था में स्वर यंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान रहता है, तो बिल्कुल नहीं। स्वर यंत्र लड़कों में थोड़ा बढ़ जाता है और ज्यादातर जो है 99% जो है गले में ऐसे दिखने भी लग जाता है स्वर यंत्र लड़कों में, लड़कियों में नहीं दिखता है, तो ये गलत हो गया, दोनों में समान नहीं होता है। फिर किशोरावस्था में वसा में ग्रंथि का स्त्राव बढ़ जाता है, तो ये नहीं हो सकती है आपके लिए, तो इसको सही मानना है और आपको याद रखना है। वसा में या सीबेसियस ग्रंथि है उसका स्त्राव है जो किशोरावस्था में बढ़ जाता है। लड़के व लड़कियां किशोरावस्था में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी और डी सही है, ए और बी गलत है, और अपने को सही नहीं बताना है, तो ए व बी सही नहीं है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखो साइकोलॉजी का कुछ क्वेश्चन, मतलब 50% क्वेश्चन तो है ना क्वेश्चन से कॉमन सेंस से हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता, ये कथन थार्नडाइक द्वारा किए गए किस गौण नियम से संदर्भित है? अगर मुख्य नियम से पूछता, थार्नडाइक के जो मुख्य नियम है वो कौन कौन से हैं? मुख्य नियम 3 है जिनकी भी चर्चा बहुत बार अपन कर चुके हैं। मुख्य नियम एक है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, दूसरा जो नियम है आपका प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, और एक नियम है आपका जो है कौन सा? अभ्यास का नियम। प्रभाव के नियम को संतोष का नियम भी कहते हैं, अभ्यास का नियम। ठीक है, जो ये प्रभाव का नियम है इसको संतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक, यहां पर क्या बोले कि विद्यार्थी का मन अगर थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वो सीख नहीं पाता। अगर ये मुख्य नियम की बात करें तो ये तत्परता के नियम में आ जाता कि घोड़े को जो है तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता। मतलब मन अगर थका हुआ है, मन नहीं मान रहा है, तो आप भले वातावरण जो है प्रोवाइड करवा दो लेकिन वो सीख नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा गौण नियम, और गौण नियम थार्नडाइक ने 5 दिए थे। कितने नियम? 5। 4 तो ये लिखे हुए हैं, एक इसमें जो छोड़ दिया है उसको मैं बता देता हूं, समान अनुक्रिया का नियम। किसका? समान अनुक्रिया का नियम। ये 5 गौण नियम है। ठीक है, ये 5वां। तो यहां पर देखो थका हुआ लेकिन सीख नहीं पा रहा, इसका मतलब मानसिक विन्यास में कमी है, उसके मन थका हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एकदम इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर ये मुख्य नियम से पूछता तो ये उत्तर तत्परता का नियम हो जाता। क्वेश्चन नंबर 48। अब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव सेंस से हो जाएगा। रचनावादी शिक्षण जो है, रचनावादी शिक्षण मतलब करके सीखना। अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है?
कक्षा चर्चाओं का प्रबंधन कैसे करें, तो इसका जो है ये जो शिक्षक के लिए कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा शास्त्र जो होता है ना, ठीक है, शिक्षा शास्त्र क्या कहता है, शिक्षण शास्त्र कि बच्चों को अनुशासन में रखो, बच्चों को जो है एकदम जो है ज्यादा मतलब शैतानी वगैरह नहीं करने दो, उनको जो है थोड़ा सा एक टीचर फैसिलिटेटर के रूप में उनको सिर्फ जो है भाषण देता रहता है। लेकिन रचनावादी शिक्षण कहता है स्वतंत्र छोड़ दो बच्चे को। लेकिन आजकल मैं एक रियलिटी में बता दूं कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ा और सिर पर चढ़ गया वो, ये मान लेना आप। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य बढ़ाना पड़ता है कि अनुशासन भी हो और स्वतंत्र भी छोड़े ताकि वो सीख सके, लेकिन इतना भी स्वतंत्र नहीं छोड़े कि सिर पर चढ़ जाए। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है। छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। हितधारकों के साथ उत्तरदायित्व को संबोधित करना भी किसी प्रकार का जो है नहीं है दुविधा। क्वेश्चन नंबर 49, ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? सेम वही रचनावादी टाइप से ही है। सबसे पहला कि छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान। देखो आगे ना मेरी वाली बात कि उनको स्वतंत्र भी छोड़ना है लेकिन उनका अनुशासन को भी देखना है, ये सबसे बड़ी दुविधा है। तो उत्तर यही हो जाएगा इसमें। कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित करना कोई दुविधा नहीं है। माता पिता के साथ अधिकार पर बातचीत करना भी कोई चैलेंजिंग बात नहीं है। सहयोगात्मक शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि जो IT सेक्टर है या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर वगैरह का यूज, ये भी किसी प्रकार का कोई जो है दुविधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, सीखने का परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? सीखने को होना चाहिए यहाँ पर, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो मैं आपको पहले बता चुका कि ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब जो पहले आता है ना सीखने का या सीखने को, उसकी विशेषता जो होगी वही उत्तर होगा। सीखना एक प्राकृतिक विकास प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक विकास प्रक्रिया वो है आपकी परिपक्वता प्राकृतिक विकास प्रक्रिया वो होके ही रहती है। सीखने के लिए भारी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता अनुवांशिक होती है, बिल्कुल सही है, यही उत्तर हो जाएगा इसका। 50 का कौन सा हो जाएगा? दूसरा। मतलब सीखने के लिए अनुभव चाहिए, अनुभव से ही सीखता है, ठीक है, प्रशिक्षण और अनुभव से ही सीखता है। लेकिन परिपक्वता के लिए प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, भारी अनुभव की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे भी आदमी बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। परिपक्वता जानबूझकर किए गए अभ्यास पर आधारित है, तो बिल्कुल नहीं है। सीखना पर्यावरण से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। सीखना पर्यावरण और अनुवांशिकी दोनों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 51, थांडाइक द्वारा दिए गए 3 मुख्य नियम में कौन सा नियम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन को भलीभांति परिभाषित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट डालकर इसको याद कर लेना। क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्या कहता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो कहता है कि व्यक्ति अपनी व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो अपनी इच्छाओं से करता है, ठीक है, या ऐच्छिक व्यवहार पर जो है ज्यादा बल देता है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो थांडाइक का जो 3 मुख्य नियम है उसमें से जो संतोष का नियम है, इसका दूसरा नाम है प्रभाव का नियम, वो जो है क्या करेगा, वो जो है स्किनर के जो है क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित है। मतलब कि व्यक्ति अगर कोई चीज संतोषजनक होगी तब जो है ज्यादा अच्छे से क्रिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, असुमेलित को छांटिए। देखो ये चीजें अपन पहले बहुत बार कर चुके हैं, आप पीछे वाली चाहे क्लास है, अभी अपने जो माइनर टेस्ट है उसमें भी कर चुके हैं, साइंस के डिपार्टमेंट वाले में भी कर चुके हैं, और ये मेजर टेस्ट है तो यहाँ पर इतनी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो ये आपका जो पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत जो है किसने दिया था? यूरी ब्रेनफेयर ब्रोनर ने, ठीक है। ये जो क्या कहता है आपको, इसने 5 मंडल बताए थे जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। पहले वाली क्लास अगर डायरेक्ट आज ही आप क्लास देख रहे हो तो पहले वाली क्लास से आपको जरूर देखनी चाहिए। तो इसमें लघु मंडल क्या होता है? जिससे विद्यार्थी डायरेक्ट संपर्क में होता है, जैसे घर, परिवार, कक्षा, अध्यापक मित्र, ये सारे आते हैं लघु मंडल में, तो ये तो सही है। बाह्य मंडल में स्थानांतरण, तो बाह्य मंडल में जो है माता पिता का स्थानांतरण आता है, बिल्कुल। घटना मंडल में, तो घटना मंडल में मित्र नहीं आते, मित्र तो ऊपर अपन बात कर चुके, किसमें आते हैं? लघु मंडल में। तो ये है सुमेलित घटना मंडल में आता है। माता पिता का जो है जैसे आर्थिक आघात आ जाता है परिवार पर, आर्थिक आघात, माता पिता में तलाक हो जाता है, वो आते हैं। ये पूरी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। वृहत मंडल में त्योहार वगैरह, सांस्कृतिक मूल्य वगैरह आते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53, किशोरावस्था का कौन सा विकासात्मक कार्य जो है नीचे जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें नहीं है? आनंदमय कैरियर की तैयारी, बिल्कुल। विकास के लिए सोचता है यार मैं इसमें करियर बना लूं, वो कर लूं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, तो ये बिल्कुल सही है। पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को निभाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब वो पुरुष स्त्री में अंतर समझने लग जाते हैं, अपनी उम्र के लोगों में रहना। तो ये यहाँ पर क्या विकासात्मक कार्य नहीं है, लेकिन ये किशोरावस्था की विशेषता है, ये ध्यान रख लेना। अब आप कमेंट कर दोगे यार ये तो होता है किशोरावस्था में, तो मैं बता दूं विकासात्मक कार्य नहीं है ये तो उनका एक संवेगात्मक कार्य मान सकते हो, आप सामाजिक कार्य मान सकते हो, विकासात्मक नहीं है, ठीक है। विपरीत लिंग से
परिपक्वतापूर्ण व्यवहार, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक किशोर अपने चेहरे के मुहासों के कारण चिंतित है कि वो सब पार्टी में उसके मुहासे देखकर क्या सोचेंगे। मतलब किशोरावस्था में ये होता है कि अपन कोई भीड़ वाली जगह जाते हैं तो ये सोचते हैं कि सब मेरे को ही देख रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो एक किशोर अपने चेहरे पर जो मुहासे या जो मुहासे हो रखे हैं उसके कारण ये इसलिए चिंतित है कि सब पार्टी में उसके मुहासे देखकर क्या सोचेंगे। तो ये जो है किस प्रकार का जो मतलब जो है एक मतलब किस जो है बात को अंकित करता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, काल्पनिक श्रोता को। ठीक है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 55वां क्वेश्चन बोल रहा है, विकास का एक सिद्धांत। देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है। विकास का एक सिद्धांत जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सीखा हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, आगे ही काम आता है। मतलब है कोई चीज अपन ने सीख ली तो वो आज काम नहीं आएगी तो आगे जरूर काम आएगी। तो ये होती है विकास की संचयी प्रक्रिया। विकास संचित रहता है, ऐसा नहीं है भूल जाते हो। ठीक है, निरंतरता मतलब निरंतर चलता है। बहुउद्देशीय मतलब बहुआयामी होता है। विकास होता है बहुआयामी होता है, एक चीज का विकास नहीं होता, पूरा जो है साथ में चलता है। क्वेश्चन नंबर 56, किशोरावस्था को नया जन्म किसने कहा है। तो किशोरावस्था के बारे में जो भी बात जो है ज्यादातर कही है वो किसने कही है, स्टैनले हॉल ने कही है। सॉरी, किसने कही है, स्टैनले हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 57, पियाजे का हाइडिंग द ऑब्जेक्ट प्रयोग किसका। देखो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि हाइडिंग द ऑब्जेक्ट जो प्रयोग है वो किसका है, तो जीन पियाजे का है। ये नोट कर लेना। अब जो है ये हाइडिंग द ऑब्जेक्ट, अभी मैंने बताया था कि कोई चीज छुपा लेते हैं बालक से, फिर भी उसके दिमाग में इमेज रहती है। कौन सा हो गया, वस्तु स्थायित्व है, हाइडिंग द ऑब्जेक्ट। चीजों को पकड़ना सीखो आप। अगर मैं होता, और मेरी जितनी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है इतनी भी जो है अच्छी नहीं है मेरी साइकोलॉजी, लेकिन ये नाम सोचता ना मैं हाइडिंग द ऑब्जेक्ट, तो मेरे दिमाग में अपने आप आ जाता है कि ये वस्तु स्थायित्व है। बस इस लेवल पर तैयारी को आपको ले जाना है। असुमेलित छांटिए। ठीक है, ये आपका ब्रिजेस जो है कौन, ब्रिजेस। कई जगह ब्रिक्स भी लिखा होता है, ब्रिजेस भी लिखा होता है, अलग अलग नाम लिखे होते हैं। तो ये जो आपका ब्रिजेस के जो है, ब्रिजेस ने जो आपका जो बताया था कि जो है 2 साल की उम्र में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 साल में सभी संवेग जो है विकसित हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जन्म के समय जो संवेग बताया था ब्रिजेस ने वो उत्तेजना बताया था। फिर धीरे धीरे सभी संवेग आते रहते हैं। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो देखो क्रोध जो है 6 माह में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। ईर्ष्या जो है 12 महीने में नहीं आती है, ये 18 माह में आती है। कितने माह में, 18 माह में। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये गलत हो गया। बाकी आनंद जो है 3 माह की उम्र में जो है आने लग जाता है। हर्ष जो है वो 24 माह में आने लग जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 59वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि सामाजिक विकास के सिद्धांत में असत्य। देखो कई बार क्या होता है अपन जो है थोड़ा सा दिमाग में जो नहीं आ पाता उस टाइम, तो एक आधा क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो आप कमेंट में जरूर बता दिया करें। ठीक है, तो अब है कि सामाजिक विकास के संबंध में असत्य क्या है। सामाजिकरण घर से प्रारंभ होता है, बिल्कुल घर से ही प्रारंभ होता है। ये संवेगात्मक विकास का अनुयायी होता है, बिल्कुल। जो सामाजिक विकास होता है वो संवेगात्मक विकास का अनुयायी कैसे होगा। संवेग मतलब जो गुस्सा वगैरह कैसे आना है। तो सामाजिक विकास अच्छा है तो आप गुस्सा भी सोच समझ के ही करोगे। सामाजिक विकास किशोरावस्था पर समाप्त हो जाता है, बिल्कुल। विकास तो कभी समाप्त होता ही नहीं है, तो यही असत्य हो गया आपका। विकास जीवन पर्यंत चलता है। सामाजिकरण की दूसरी इकाई विद्यालय है, बिल्कुल। पहली कौन सी है, परिवार, दूसरा विद्यालय। दूध, एक मिनट, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये घटना किस अधिगम सिद्धांत को उल्लेखित करती है। तो ये करती है अनुबंधन को। कैसे अनुबंधन को करती है, दूध के जले को इसको और अलग उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि बचपन में जो आप छोटे थे, एक रस्सी थी जो है सफेद कलर की। ठीक है, एक रस्सी समझ के जो एक सांप था सफेद कलर का, क्या था, सांप था। उसको देखकर आप डर जाते हो बचपन में। ठीक है, फिर क्या होता है, आप जो सफेद अगर रस्सी भी दिखती है ना आपको, फिर भी आप डरते हो। तो वही बात है, दूध का जला मतलब सफेद कलर का जो दूध होता है उससे जल गया। तो छाछ जो ठंडी होती है उसको देखकर भी जो है डर लगता है। तो ये एक अनुबंधन हो गया उस चीज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन की भूमिका को नकारता है। बात हो रही है नकारने की। तो पुनर्बलन हल का सिद्धांत और स्किनर का, इन 2 नाम को तो आप भूलना ही मत। क्लार्क हल और जो है बीएफ स्किनर, इनका तो पुनर्बलन नाम आते ही ऑप्शन में जो है ये तो सबसे पहले ही जो है सही होंगे। फिर एक थांडाई का सिद्धांत है, ये भी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पुनर्बलन पर ही आधारित है एक प्रकार से। कौन सा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। गुथरी का जो सिद्धांत है, ये गुथरी है, गुथरी का सिद्धांत पुनर्बलन को नकारता है और किसको, समीपता को जो है
समीपता पर आधारित है। ये समीपता पर मतलब कि कोई चीज जो है कितनी समीप है उतना ही अनुबंधन अच्छा होता है, तो ये समीपता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, अधिगम के बारे में असत्य कथन बताओ। अधिगम के बारे में असत्य, इम्प्रिंटिंग अधिगम नहीं है, बिल्कुल सही है। अब बात आती है इम्प्रिंटिंग होती क्या है, इम्प्रिंटिंग होती क्या है, इसको जानना जरूरी है। अगर अब देखो कई स्टूडेंट बोलते हैं कि पूरे 100 क्वेश्चन एक ही पेपर में करवाओ, तो उसमें फिर मैं इतना समझा भी नहीं पाऊंगा और इतना मैं जो है टाइम भी नहीं निकाल पाऊंगा। स्कूल के साथ थोड़ा मैनेजिंग में दिक्कत आती है, लेकिन जो चीज करवाएंगे अच्छे से करवाएंगे। तो इम्प्रिंटिंग क्या होती है, इम्प्रिंटिंग वो चीज होती है कि जन्म के जो तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद किसी खास वस्तु की ओर आकर्षित होना, खास वस्तु की ओर आकर्षित होना। जन्म के तुरंत बाद का मतलब है शेष अवस्था में हो, ठीक है, और आकर्षित होना जो है वो इम्प्रिंटिंग कहलाती है। तो ये अधिगम नहीं है, ध्यान रखना। ये पसंद हो गई, ठीक है, एक प्रकार से, लेकिन ये इम्प्रिंटिंग जो है वो अधिगम नहीं हो सकता। अनुभव के कारण आया परिवर्तन अधिगम है, बिल्कुल ये सही है। अधिगम में पुरानी सूचनाएं स्कीमा को सुधारा जा सकता है, बिल्कुल। अधिगम में जो है संशोधन किया जा सकता है सीखने में। लड़के गणित जैसे विषय का अधिगम बेहतर कर सकते हैं और लड़कियां साहित्य जैसे विषय का। ये बात में सच्चाई नजर आती है सामाजिक रूप से। गणित में लड़के ज्यादा होते हैं, साहित्य जो होते हैं लिटरेचर उसमें लड़कियां ज्यादा होती है, लेकिन ये अधिगम से संबंधित नहीं है, ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित है। तो ये ध्यान रख लेना, ये असत्य हो जाएगा। ये क्या आपका लैंगिक पूर्वाग्रह है। हालांकि लड़कियां भी बहुत अच्छा कर सकती है गणित में, लेकिन अपना लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब अपना जो है एक प्रकार से जो एक दिमाग में फिट है, अपने पूर्वाग्रह है ये। क्वेश्चन नंबर 53, गेने के सामाजिक सोपानगी में संज्ञानवादी धारा का निम्नतम चरण कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था गेने का, वापस लिखना पड़ेगा। सबसे पहले संकेत अधिगम होता है, फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि कई बार बता चुका। फिर जो है सरल श्रृंखला अधिगम होता है, ठीक है। फिर जो आपका होता है सरल श्रृंखला के बाद में कौन सा आता है, जो शाब्दिक साहचर्य, कौन सा, शाब्दिक साहचर्य अधिगम होता है। अब एक कलर चेंज कर लेता हूं, कारण क्या है कलर चेंज करने का अभी बताता हूं, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद में जो आता है आपका शाब्दिक जो है विभेदन अधिगम, विभेदन के बाद में जो आता है आपका संपर्त्य अधिगम, संपर्त्य के बाद में जो आपका क्या आता है, संपर्त्य के बाद में आता है सिद्धांत अधिगम, और सिद्धांत अधिगम के बाद में आता है समस्या समाधान अधिगम। उच्चतम स्तर हो गया समस्या समाधान। अब जो है ये जो शुरुआत वाले 4 है ना, ये है व्यवहारवादी अधिगम, क्या है, व्यवहारवाद से संबंधित है। और लास्ट वाले जो आपके 4 हैं ये संज्ञानवाद से संबंधित है। किससे, संज्ञानवाद से। तो यहां बोला संज्ञानवाद में निम्नतम कौन सा है, तो विभेदन अधिगम है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे निम्नतम कौन सा होता है, संकेत, और अधिकतम कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आ जाए। गेने के सोपानकी में व्यवहारवाद में उच्चतम कौन है, तो शाब्दिक साहचर्यता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में तीनों ही सम्मिलित है, शिक्षार्थी, अध्यापक और शिक्षण परिस्थितियां। क्वेश्चन नंबर 65, असुमेलित छांटना, ठीक है, पहला ही असुमेलित है। विलियम वुंट जो है आपका संरचनावाद से संबंधित है, किससे, संरचनावाद से। तो यही गलत हो गया। प्रकार्यवाद से विलियम जेम्स है, कौन है, विलियम जेम्स। मैस्लो मानवतावाद से बिल्कुल, मैकडूगल प्रेरकीयवाद से, ठीक है, और वुडवर्थ आपका व्यवहारवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे, अधिगम का वह सिद्धांत जो मध्यवर्ती चरों को जो है उपयोगी मानता है। मध्यवर्ती चरों को उपयोगी मानने वाला टोलमैन का सिद्धांत, जिसको कहते हैं चिन्ह सिद्धांत, अधिगम का चिन्ह सिद्धांत। और इन्होंने लेटेंट लर्निंग भी इन्होंने दी है। लेटेंट लर्निंग, अगर कहीं शब्द आ जाए कि लेटेंट लर्निंग किसकी देन है, तो वो भी इन्हीं की है। लेटेंट लर्निंग को कहते हैं अव्यक्त अधिगम। क्या कहते हैं, अव्यक्त अधिगम, ठीक है। तो मध्यवर्ती चरों को टोलमैन का चिन्ह सिद्धांत जो है क्या मानता है, उपयोगी मानता है। क्वेश्चन नंबर 67, शिक्षण का अग्रिम संगठक मॉडल किसने दिया। शिक्षण का अग्रिम संगठक मॉडल जो है आपका आशुबेल ने दिया, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्रूनर के सिद्धांत का पक्ष कौन सा नहीं है। अंतर्दर्शी चिंतन को महत्व है, बिल्कुल देता है। विषय की संरचना को महत्व देता है, सामाजिक और व्यक्तिगत संबद्धता को देता है, लेकिन वातावरण को जो है महत्व नहीं देता। कौन नहीं देता, ब्रूनर नहीं देता। अब अगले क्वेश्चन भारतीय संविधान के अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।